दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं गुप्त काल में। आखिर कौन थे ये गुप्त, किस वंश के थे, कौन हुए इसके प्रथम राजा, किस तरह की मुद्राएं प्रचलित थी और किस तरीके से इन्होंने अपना विस्तार पूरे भारत पर किया। क्या ये भारतीय थे या बाहर से भारत आए थे, इन सारे विषयों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी शताब्दी के अंत और चौथी शताब्दी के आसपास भारत की राजनीतिक परिस्थिति एक साम्राज्य की स्थापना के लिए तैयार हो रही थी। इन परिस्थितियों में जिस गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई उसे भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है। इसे हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। इस राजवंश की उत्पत्ति रहस्यपूर्ण और विवादास्पद है। गुप्त वंश की वंशावली के अनुसार गुप्त वंश का प्रथम राजा श्री गुप्त नामक व्यक्ति थे। संभवतः वे कौसंबी के शासकों नव और पुष्पश्री के शासन में मंत्री या सेनानी रहे होंगे, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि गुप्त वंश की जो शुरुआत है वो कुषाण काल में हो गया था। संभवतः वे कुषाण काल में एक सामंत थे और बाद में फिर वो उनके उत्तराधिकारी बन गए। प्रथम नरेश श्रीगुप्त ने 295 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया। उसके पुत्र घटोत्कच ने 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम की अधिकांश मुद्राएं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजीपुर, अयोध्या, सीतापुर, टांडा इन जैसे शहरों में मिले हैं। बिहार से सिर्फ एक मुद्रा मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। प्रारंभ से लेकर स्कंदगुप्त के काल तक 14 अभिलेखों में से 8 अभिलेख पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिले हैं और सिर्फ एक अभिलेख बिहार से मिले हैं। इन सारे प्रमाणों से हमें यह पता चलता है कि गुप्त वंश की जो स्थान था, निवास स्थान था, वो उत्तर प्रदेश था। प्रमाणों के आधार पर यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन के अंतिम समय में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। समुद्रगुप्त के गया ताम्रलेख के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम की निधन 328 ईस्वी में हुआ। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त एक सबसे पराक्रमी शासकों में से था गुप्त वंश का। वह लगभग 330 ईस्वी से लेकर 375 या 336 तक शासन किया। जब समुद्रगुप्त शासक बना तो अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। पड़ोसी राज्य आक्रमण कर रहे थे, लेकिन सारे बाधाओं को दूर करते हुए पूरे राज्य को एक मजबूत बनाया, सुसंगठित किया। कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे कि विंसेंट स्मिथ उन्हें भारत का नेपोलियन मानते हैं। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार किस तरीके से हुआ, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष सारा भारत इसके साम्राज्य में सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रदेश तथा पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण में बिंगलपट समुद्रगुप्त के शासन में आता था। आर के मुखर्जी के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पूरब में ब्रह्मपुत्र तक, दक्षिण में नर्मदा तक और उत्तर में हिमालय तक बढ़ाया। समुद्रगुप्त ने अनेक मुद्राएं प्रचलित की, अनेक मुद्राएं चलाए, जिससे उसके गुण एवं कर्म का पता चलता था। ध्वज प्रकार की मुद्राओं से उसकी प्रभु शक्ति का पता चलता था। बिना बाधक मुद्राओं से यह चलता था पता कि वो बिना बाधक में रुचि लेता था। अश्वमेघ प्रकार से यह पता चलता था कि वो पराक्रमी और शक्तिशाली सम्राट था। उसकी मुद्राओं पर राजा की वेशभूषा और अनेक देवी देवताओं के चित्र मिलते थे, जैसे कि लक्ष्मी, दुर्गा, कार्तिकेय। इसके अतिरिक्त अनेक भारतीय पशु जैसे कि व्याघ्र, हाथी,
गेंडा, इन सब पशुओं का चित्र मुद्राओं पर अंकित मिलता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ का भी चित्र अंकित मिला है। समुद्रगुप्त की शासन प्रणाली क्या थी, ये किस धर्म को मानता था, थोड़ी इस पर भी चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त ने परंपरागत वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया। गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्राओं से यह मालूम होता है कि वो गरुड़ वाहक विष्णु का परम भक्त था, परंतु वह धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन करता था। समुद्रगुप्त एक महान और पराक्रमी सम्राट था। उस काल में उसके समान कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी सम्राट दूसरा कोई नहीं था। उसने सम्राट अशोक के पश्चात न केवल एक बड़े समाज की स्थापना किया, बल्कि उसको एक मजबूत बनाया। उसने केंद्रीकरण की नीति को अपनाया, जिसमें अपने साम्राज्य को वो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर दिया और वहां पे अलग अलग शासक को नियुक्त किया, और उस पूरे समाज पर उसका पूरा पूरा नियंत्रण होता था। एक मंत्रिमंडल का संगठन भी होता था जो कि राजा के कार्य में सहायता करता था। समुद्रगुप्त इतना तीव्र बुद्धिमान था कि उसके खिलाफ किसी ने भी कभी भी षड्यंत्र रचने तक का साहस नहीं किया और ना ही किसी ने आक्रमण किया। अब अंत में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करते हैं कि वो कैसा राजा था और उसकी क्या क्या उपलब्धि थी। समुद्रगुप्त का गणना भारत के महान विजेताओं और साम्राज्य निर्माताओं में की जाती है। उसका पैतृक राज्य बहुत छोटा था, किंतु अपने बुद्धि और पराक्रम से उसने लगभग संपूर्ण भारत पर शासन किया। विदेशों में भी उसका मुकाबला करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वो वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसकी नीति थी कि साधु का उदय हो और असाधु का प्रलय हो, किंतु वो दिल का कोमल था, दयालु था। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। संपूर्ण उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत तथा सीमांत प्रदेश का सफल विजेता था। उसने आर्यवर्त के 9 राज्यों और 8वीं प्रदेश के 18 राज्यों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त वीर और पराक्रमी होने के साथ साथ उदार और दयालु भी था। वो खूब दान देता था विद्वान और ब्राह्मणों को, दिल खोलकर दान देता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त हुआ। चूंकि रामगुप्त अल्पकालीन राज्य कर पाया, शासन कर पाया, इसलिए समुद्रगुप्त का दूसरा जो पराक्रमी पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो शासन का कार्यभार संभाला, जिसके बाद में विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। विक्रमादित्य कौन थे, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू।